दिल्ली शराब नीति मामले के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो संजय सिंह के घर पे एक दिन मनीष सिसोदिया और ये लोग मिलते हैं और होटल के बिजनेस सेंटर वाले एरिया में ये लोग इकट्ठे होकर डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। इस टाइम की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। विजय नायर के फोन से इसका फेस टाइम कराया गया था और उस कॉल में अरविंद केजरीवाल कहते हैं और एक ब्लैक एसयूवी आती है ओबराय होटल में, इसको पिक करती है और सीएम केजरीवाल का जो रेजिडेंट था उसके बगल वाली बिल्डिंग में उस मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 एक्यूज ने 170 मोबाइल चेंज किए। केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। इनफैक्ट चाणक्यपुरी के अंदर गुरुद्वारे के 100 मीटर के एरिया के अंदर ही ठेका खोल दिया गया था और इसके साथ साथ एक बियर की पेटी पे 50 रुपए इंपोर्ट फी माफ करी गई। आर कांति लाल अंगड़िया वहां पे ये पैसा पहुंचाया और फिर वहां से आम आदमी पार्टी के, देखिए आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि शराब ऐसी चीज है जिसमें लोगों के घर, पैसे, रिश्ते, नाते सब चले जाते हैं। लेकिन इस बार इस शराब ने कुछ ऐसा काम किया है कि देश की राजधानी के सीएम और उनके नेता सबके सबको मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया। देखिए दिल्ली का जो लिकर केस है, ये जब भी इसके बारे में पता चलता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसमें सही कौन है। तो देखिए इस चीज का फैसला तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट करेंगे, लेकिन ये पूरा केस एक्चुअली में है क्या? दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शन और साउथ ग्रुप के कनेक्शन से दिल्ली के अंदर नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, ये ईडी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर प्रूफ क्या रखे हैं? ये सारी एक्चुअल डिटेल्स जो है मैं आपके सामने एज इट इज रखूंगा ताकि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई ने टोटल 8 चार्जशीट लगाई थी और एफआईआर और ईसीआईआर को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं और ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट मैंने खुद पढ़े हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रख सकूं। हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया, किसने किया और कब किया, चैट्स में क्या था, होटल की जो फुटेज थी, ये सारी डिटेल्स जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगा और इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। वापस आते हैं। देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको अपनी स्टेट चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और स्टेट जो होती है वो पैसा टैक्स के रेवेन्यू से कमाती है और फिर इसी टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है सरकार चलाने और गरीबों के वेलफेयर के लिए। और ये जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू होता है इसका बहुत बड़ा हिस्सा शराब की सेल से आता है और दिल्ली के केस में अल्कोहल का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां फॉरेन विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। फॉरेन विजिटर्स के मामले में दिल्ली वर्ल्ड के 28 नंबर और इंडिया में नंबर 1 पे आता है। इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शराब जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो देखिए होता क्या है कि 4 सितंबर 2020 का दिन था और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी और इस पुरानी लिकर पॉलिसी में यह था कि पूरे दिल्ली के अंदर 864 शराब की शॉप्स होती थी, जिसमें से 475 जो थे वो गवर्नमेंट शॉप्स होती थी और 389 प्राइवेट शॉप्स होती थी। लेकिन अब ये जो दिल्ली के अंदर पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इस पुरानी लिकर पॉलिसी में चैलेंज था क्या? तो देखिए इंडिया के अंदर जो शराब होती है उसके ऊपर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है और सेम चीज दिल्ली में भी होती है। तो पुरानी लिकर पॉलिसी जो थी उसमें यह था कि अगर एक बोतल शराब की बिकती है तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट 25% वैट लेती है, मतलब कि 100 रुपए की अगर बोतल बिकी है तो उसमें से 25 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चला जाएगा। लेकिन इसमें कई दुकानदार क्या करते थे, मान लो 1000 बोतलें बेची हैं अगर, तो उसमें से 400 या 500 बोतल की सेल्स दिखा दी और बाकी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं, तो इससे गवर्नमेंट की जो कमाई होती थी उसका घाटा हो जाता था। दूसरी चीज ये थी कि जो बार, क्लब्स, ये लिकर लाइसेंस के अंदर भी बहुत माफिया आ गए थे, मिडिल मैन बहुत घुस गए थे जो बहुत ज्यादा पैसा बनाते थे। और तीसरी चीज, दिल्ली के जो बॉर्डर स्टेट्स थे जैसे गुड़गांव वगैरह, यहाँ की लिकर पॉलिसी में ड्राई डेज कम थे और वहां सस्ती भी मिलती थी, तो लोग गुड़गांव में शराब लेने चले जाते थे। इन्होंने बॉर्डर पे पुलिस वगैरह रखी लेकिन इस चीज को वो रोक नहीं पा रहे थे। तो दिल्ली की गवर्नमेंट यही कहती है कि दिल्ली के अंदर ये जो लिकर बिजनेस है इसके अंदर ये जो लिकर माफिया वगैरह घुस गए हैं और इससे नुकसान जो हो रहा है इसको हम जड़ से मिटा देंगे और ये जो रेवेन्यू दिल्ली का गुड़गांव और बाकी स्टेट्स में जा रहा है उसको भी वापस हम दिल्ली में लेके आएंगे। तो ये सारी बातें बहुत टाइम से चल रही थी। इसके बाद क्या होता है, 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जिसको एक्साइज कमिश्नर ऑफ दिल्ली कृष्णा हेड कर रहे थे और केजरीवाल सरकार इस कमेटी को बोलती है कि अब बहुत हो चुका है, दिल्ली के अंदर ये जो लिकर पॉलिसी को लेकर चैलेंजेस हैं इसको सुधारने के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार करके लाओ जिससे ये सारी चीजें सही हो सके। और जैसे ये चीज बोली जाती है एक्सपर्ट कमेटी अपने काम में लग जाती है और करीब 1 महीने का टाइम लेती है और उसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और फिर 5 फरवरी 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर इस न्यू पॉलिसी को सारी चीजें सही करके
एक रिपोर्ट बना के पेश करती है और इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी चीजें बोली गई कि गेम चेंजर है, मास्टर स्ट्रोक है। उस समय पता नहीं था कि इसकी वजह से सारे के सारे जेल में जाएंगे। अब इसके बाद दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम थे यानी कि मनीष सिसोदिया जी, ये एक्साइज डिपार्टमेंट देखते थे और सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही नहीं, 33 पोर्टफोलियो में से 18 इन्हीं के पास थे। केजरीवाल गवर्नमेंट में ये बहुत ही पावरफुल थे और सीएम केजरीवाल जो थे वो इन पे बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए बाकी एमएलए को छोड़ के एक अकेले आदमी को 18 पोर्टफोलियो दे रखे थे। तो ये जो न्यू पॉलिसी थी इसके भी करता धरता मनीष सिसोदिया जी थे। तो इसके बाद क्या होता है, मनीष सिसोदिया जी के साथ 2 लोग और ऐड किए जाते हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, इनको भी ऐड किया जाता है और इस टीम को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के नाम से सब लोग बोलते थे और यही लोग डिसाइड करते थे कि आगे इस पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो न्यू पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट वगैरह बनी थी इन तीनों मिनिस्टर्स के पास पहुंचती है, ये लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं कोई चेंजेस की जरूरत वगैरह तो नहीं है और इसके बाद ये तीनों मिनिस्टर 22 मार्च 2021 को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अब दिल्ली जो है ये यूटी है, तो इनके अप्रूवल के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे उनको भी अप्रूव करना होगा, सिर्फ इनके अप्रूवल से कुछ नहीं होगा। उससे पहले इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें ये लेके आए थे वो बता दूं, तभी आगे जो सीबीआई और ईडी ने प्रूफ सबमिट किए हैं चैट वगैरह, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज इस न्यू लिकर पॉलिसी में ये की गई थी कि गवर्नमेंट जो है ये शराब के ठेके अब नहीं चलाएगी। इनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम शराब बेचना नहीं है, अब ये सारे के सारे जो ठेके हैं ये प्राइवेट वेंडर्स के पास जाएंगे। दूसरी चीज इसमें यह की गई कि पहले जो लाइसेंस थे वो 6 से 7 लाख रुपए के मिलते थे, उसकी जगह अब न्यू पॉलिसी में 5 करोड़ देने होंगे। इसके बाद इसमें कहा गया कि अब जो भी लिकर के लाइसेंस मिलेंगे वो लॉटरी से नहीं मिलेंगे, बल्कि अब ऑक्शन होगा। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है ऐसे ऑक्शन होगा और जो ज्यादा पैसे देगा उसका लाइसेंस ले जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अल्कोहल की शॉप्स हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके लिए इन्होंने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और यह कहा कि एक जोन के अंदर 27 शॉप्स खुलेंगी और ये इस जोन डिवीजन प्लान की ओरिजिनल कॉपी है कि इस तरीके से इन्होंने जोन डिवाइड किए थे। फिर इसके बाद इस न्यू पॉलिसी में इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की जो एज लिमिट है वो 25 साल से कम करके अब 21 साल कर दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग पी पाएंगे और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां से भी कंपटीशन करने में इनको आसानी होगी। एक चीज और इसमें इन्होंने कही कि दिल्ली के बॉर्डर पे जितने भी स्टेट्स हैं, गुड़गांव वगैरह, वहां पे ड्राई डेज कम है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई डेज हैं, जैसे दिल्ली के अंदर 23 ड्राई डेज हैं और बाकी जगह पे 3 दिन ड्राई डेज होते हैं। तो इस वजह से बॉर्डर पे जाके लोग शराब ले लेते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की कमाई का नुकसान होता है। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली के जो ड्राई डेज हैं उनको 23 से कम करके अब 3 दिन कर दिया जाएगा, मतलब कि सिर्फ 3 दिन शराबबंदी होगी, उसके बाद बिकेगी। और शराब बेचने की जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ा के रात के 3 बजे तक कर दिया। और क्योंकि दिल्ली में फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो दुकानें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो जिसकी लिमिट इन्होंने करी कि 500 स्क्वायर फीट की कम से कम दुकान हो और दुकान के अंदर एसी लगाओ, ये सारी चीजें मैंडेटरी करी। और इसके साथ साथ होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी थी वो भी ऐड कर दी गई इस पॉलिसी में। इन्होंने कहा कि ये न्यू पॉलिसी जैसे ही लागू होगी, अभी जो 5000 करोड़ का रेवेन्यू आता है ये सीधे चेंज होकर 8000 करोड़ हो जाएगा और इसके लिए इन्होंने प्रपोजल भी दिया, ये उस प्रपोजल की कॉपी है। तो अब कैबिनेट वगैरह जो इनके मंत्री वगैरह थे वहां से तो अप्रूवल मिल गया, अब फाइनल टास्क बचा था लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसको अप्रूव कराना। तो ये लोग 15 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पॉलिसी भेजते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। अब होता क्या है कि 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू होनी थी। इस पॉलिसी के लागू होने से 2 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहते हैं कि बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपने जोन में डिवाइड करके बराबर बराबर जगह बांट रहे हो, तो उन जगह पे भी आप लिकर शॉप देने जा रहे हो जहां पे पहले नहीं थी। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी जगह शराब की दुकान ना खोली जाए जहां लोग अनकंफर्टेबल हो, या फिर स्कूल्स हो, या फिर कोई टेंपल हो, या फिर अनऑथराइज एरिया हो। तो इस चीज को लेके उन्होंने एक चीज इसमें ऐड कर दी कि अगर दुकान खुलेगी तो उसके लिए डीडीए और एमसीडी से अप्रूवल लेना होगा। इस चीज को लेके भी बहुत हल्ला हुआ कि लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया, बहुत सारी चीजें थी उनसे खराब हो गई, नुकसान हुआ उनको, लेकिन बात आगे बढ़ गई और फिर 17 नवंबर 2021 को ये न्यू लिकर पॉलिसी जो थी वो दिल्ली के अंदर एज इट इज लागू हो जाती। बस कुछ चीजें थी, जैसे 21 साल की जो एज थी और जो ड्राई डे था वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से वो चीज हटा दी गई और बाकी एज इट इज ये पॉलिसी लागू हो गई। अब होता यह है कि जैसे ये पॉलिसी लागू होती है इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है और दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है कि 8 महीने के अंदर ही इस पॉलिसी को हटाना पड़ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि जिसकी वजह से इस पॉलिसी को हटाना पड़ा। तो देखिए, जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो पहली चीज तो लिकर वेंडर जो थे वो भी श्योर नहीं थे कि इतने महंगे शराब के लाइसेंस लेंगे चलेगी नहीं चलेगी। दूसरी चीज, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि डीडीए और एमसीडी से अनऑथराइज्ड एरिया में अप्रूवल के लिए बोला था उन्होंने। तो इसकी वजह से जो टोटल 849 शॉप्स थी उसमें से सिर्फ 644 शॉप्स ही खुल पाई, क्योंकि लोगों ने लाइसेंस तो ले लिए थे लेकिन कई जगह पे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था। अगर आप दिल्ली की जो न्यू लिकर पॉलिसी थी इसका मास्टर प्लान 2021 देखोगे तो उसके पॉइंट नंबर 15.6.22 के
सेक्शन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि कोई भी लिकर शॉप जो होगी वो रेसिडेंशियल एरिया के पास नहीं खोली जा सकती। लेकिन इसके बाद भी मंदिर और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोली गई। इनफैक्ट चाणक्यपुरी के अंदर गुरुद्वारे के 100 मीटर के एरिया के अंदर ही ठेका खोल दिया गया था। टोटल ऐसे 67 वार्ड थे जहां पे शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी खोली गई। कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि इन शॉप्स को रेसिडेंशियल एरिया से हटा के कहीं और शिफ्ट करिए। जिन कंपनीज ने ये लाइसेंस लिए थे, इतने इतने पैसे लगा के, 5 करोड़ रुपए लगा के और भी ज्यादा सिक्योरिटी अमाउंट दिया था, उनके लिए दिक्कत आगे खड़ी होगी, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था। कुछ कंपनी जैसे मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, ये सब अपनी लाइसेंस फीस वापस मांगने कोर्ट चली गई और इस वजह से दिल्ली के अंदर लिकर शॉप्स बहुत ही कम हो गई थी। हालत ये हो गई थी कि 849 शॉप्स खुलनी थी, उसमें से 600 बची और फिर बात ये हो गई थी कि 400 से भी कम ये होने वाली है। और इसकी वजह से साकेत, महिपालपुर, कमला नगर, गोविंदपुरी, जहां शराब का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहां पे शॉर्टेज होने लगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन को लेकर भी लोग क्वेश्चन करने लगे। न्यू पॉलिसी के हिसाब से यह था कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो शराब बनाएगा, वो कभी भी रिटेल का काम नहीं करेगा, यानी कि उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब कि बनाने वाला अलग होगा, बेचने वाला अलग होगा, मोनोपोली ना हो। लेकिन ये चीज फॉलो ही नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग वाले ही शॉप खोल के बैठ गए थे। सीक्रेटली जितने मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने ग्रुप बना लिया था और अपना कंपटीशन कम करने के लिए एमआरपी से भी नीचे देने लगे, एक के साथ एक फ्री देने लगे, क्योंकि पॉलिसी के अंदर ऐसा मेंशन किया गया था कि अगर रिटेलर चाहे तो वो एमआरपी से कम में भी दे सकता है। इसकी वजह से शराब बहुत सस्ती हो गई थी, डिस्काउंट मिलने लगे थे और इस वजह से दिल्ली के अंदर शराब का जो कंजम्पशन था वो बहुत ज्यादा हो गया था। पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें 800 से भी ज्यादा दुकानें थी, लेकिन जो कंजम्पशन था वो 13.2 मिलियन लीटर शराब पीने का एवरेज था दिल्ली का। और ये जो न्यू पॉलिसी थी जिसमें दुकानें कम थी, सारी खुल भी नहीं पाई थी, उसमें ये कंजम्पशन बढ़ के 24.5 मिलियन लीटर हो गया था। ऑलमोस्ट डबल शराब पी थी दिल्ली के लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब शराब ज्यादा बिकी है तो मुनाफा भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ और यहीं से डाउट होना चालू हो गया कि ये कैसी पॉलिसी लेके आए हैं कि ज्यादा बिकने के बाद भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम कैसे हो गया। पुरानी पॉलिसी में जब 750 ml की बोतल बिकती थी तो होलसेल प्राइस 166.73 था। न्यू पॉलिसी में तो उसको और बढ़ा दिया गया था, 188.41 हुआ था। ये होलसेल का प्राइस है। रिटेलर का जो प्राइस पहले 530 था वो बढ़ के 555.76 हुआ था। शराब भी ज्यादा बिकी लेकिन सरकार का घाटा हुआ। अब इसके बाद डेट आती है 8 जुलाई 2022 और यहां से ही केजरीवाल सरकार की जो मुश्किलें थी वो बढ़ गई थी। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ये सारी चीजों को देख के एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। इस रिपोर्ट में कहते हैं कि ये जो न्यू पॉलिसी दिल्ली में इंप्लीमेंट हुई है, एक तो इसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर शराब की कमी हो रखी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है इसमें इरेगुलरिटीज है। कई चीजें मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूव कराए ही इंप्लीमेंट कर दी हैं और ये जो न्यू पॉलिसी लेके आए हैं इसको लाते ही इन्होंने मल्टीपल एक्ट्स जो थे उनको वायलेट किया है और इसमें उन्होंने उन एक्ट के नाम भी दिए, जैसे GNCTD एक्ट 1991, TOBR of 1993, the Delhi Excise Act of 2009, the Delhi Excise Rule of 2010। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये सारे एक्ट्स का वायलेशन हो रहा है और ये पूरा प्रोसेस इलीगल तरीके से चल रहा है। देखिए न्यूज में आपको दो चीजें दिखेंगी, कहीं पे लिखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल मिल गया था और कहीं पे लिखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल नहीं मिला था। तो एक्चुअल में इसमें यह है कि जो मेन पॉलिसी थी उसका अप्रूवल तो मिल गया था, लेकिन मेन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, उनका अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो वो जो चेंजेस थे वो इन्होंने खुद कर दिए थे बिना गवर्नर के अप्रूवल के। और सिर्फ इतना ही मेंशन नहीं किया था चीफ सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट में, इसमें लाइन बाय लाइन मल्टीपल चीजें मेंशन की थी। सबसे पहली चीज बोली कि पॉलिसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होगी वो शराब की शॉप नहीं खोल सकती। अगर वो बनाएगी शराब यानी मैन्युफैक्चरिंग में रहेगी तो वो उसको बेच नहीं सकती, कोई और बेचेगा उसको। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, प्लस जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी लाइसेंस दिए गए। जैसे इन्होंने खाओ गली लिमिटेड का एग्जांपल दिया, ये दिल्ली के अंदर बैन थी क्योंकि इसने पास में कुछ गड़बड़ करी थी, लेकिन उसके बाद भी इसको जोन 2 और जोन 3 के लाइसेंस दिए गए। फिर आगे इस रिपोर्ट में बोला गया कि लाइसेंस देने के टाइम पे एक कंपनी थी जिसने 30 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे, लेकिन हुआ क्या कि इस कंपनी को एयरपोर्ट से एनओसी नहीं मिला। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिना किसी कैबिनेट या गवर्नर से अप्रूवल लिए ये जो 30 करोड़ थे इसको वापस कर दिया, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के पॉइंट 4811B का वायलेशन है। इस रूल के हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसमें यह कहते हैं कि कोविड के टाइम पे कुछ कंपनीज थी जिनकी लाइसेंस की फी पेंडिंग थी, करीब 144 करोड़ रुपीस थे सबके मिला के, जिसको मनीष सिसोदिया ने बिना किसी के अप्रूवल के इसको माफ कर दिया। और इसके साथ साथ एक बियर की पेटी पे 50 रुपए इंपोर्ट फी माफ करी गई और फॉरेन लिकर जो आती थी इस पे भी छूट दी गई और इसके लिए भी किसी से भी अप्रूवल नहीं लिया गया। और आगे कहा गया कि पहले क्या होता था कि लाइसेंस फी जो होती थी वो जब खत्म हो जाती थी तो पैसा दे के फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराया जाता था। इन्होंने कुछ कंपनीज के जो लाइसेंस
लाइसेंस थे वो बिना पैसे लिए उनके लाइसेंस की डेट बढ़ा दी। सबसे पहले बिना कोई पैसे लिए 1 अप्रैल 2022 से बढ़ा के 31 मई 2022 तक कर दी गई और फिर इसके बाद दोबारा भी ये चीज की गई, जैसे 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक इनके लाइसेंस को एक्सटेंड किया गया, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया गया। और चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया मनीष सिसोदिया पे कि मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूवल के जो डिसीजन लिए हैं इससे दिल्ली के रेवेन्यू में 580 करोड़ जो फायदा हो सकता था उसका नुकसान हुआ। और ये चीज भी मेंशन की कि ऐसा नहीं है कि ये गलती से हुआ है, उनका कहना था कि ये चीज जानबूझ के की गई है ताकि मैन्युफैक्चरर को फायदा हो। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी की ये जो रिपोर्ट थी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब पहुंचती है तो वो इस पे इंक्वायरी बैठा देते हैं। अब यहां से दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और अजीब सी चीज होती है। मनीष सिसोदिया ये सारी चीजें देख के 31 जुलाई 2022 को ये जो न्यू लिकर पॉलिसी थी इसको हटा देते हैं और जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसको दोबारा से लागू कर देते हैं। और जैसे ये सिचुएशन स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और डिमांड करती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं इनको जेल में डालिए। And in the national capital, the Congress and the BJP are protesting against the Aam Aadmi Party's Manish Sisodia outside the AAP's office. इनफैक्ट कांग्रेस ने इस पूरी चीज को लेके सबसे पहले कंप्लेन करी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जो थे उनको एक लेटर भेजा, ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें बहुत ही हार्ड वर्ड यूज किए थे। इसकी सब्जेक्ट लाइन में ही मल्टी करोड़ स्कैम, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन लिकर लाइसेंस ऑफ आम आदमी पार्टी। इन्होंने इस लेटर के अंदर यह भी मेंशन किया कि ये 500 करोड़ का घोटाला है। इस लेटर के अंदर कंपनीज के नाम भी लिख के दिए कि इन कंपनीज की प्रॉक्सी के थ्रू दिल्ली के अंदर ये गेम चल रहा है। कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाए थे उस टाइम पे सारे वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अन्ना हजारे जी को भी लेटर लिखा, उसमें काफी हार्ड वर्ड यूज किए थे, जैसे सीएम केजरीवाल जी को दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री तक बोला गया और ये भी बोला कि आप महाराष्ट्र में शराब रोकने की मुहिम चला रहे हो और आपके लाडले मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोल रहे हैं। ये उसकी कॉपी है। और फिर इसके रिप्लाई में 30 अगस्त 2022 को अन्ना हजारे जी ने भी दिल्ली के सीएम को लेटर लिखा था जिसमें शराब को लेके काफी कुछ बोला उनको। ये उसकी कॉपी है। अब इधर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ चुकी थी, दूसरी तरफ सीबीआई जो थी उसने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। बैक टू बैक रेड मार रही थी, छापे मार के मोबाइल वगैरह जब्त कर रही थी और अपनी इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पे सीबीआई 17 अगस्त 2022 को 16 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है। ये उस एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी है और ये उन 16 लोगों के नाम है। इनको आईपीसी के सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 477A एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया इनके ऊपर। शुरू के जो ये 4 नाम आप देख रहे हो, मनीष सिसोदिया और इनके जो नीचे लीडर है, इनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगे थे कि ये पूरी पॉलिसी के कर्ता धर्ता है। इन्होंने क्विड प्रो को के चक्कर में लिकर बिजनेसमैन जो थे उनको फायदा पहुंचाया। 20 अगस्त 2022 को सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर में रेड डालना चालू करती है, इनके बैंक के लॉकर वगैरह सब जगह सर्च करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल है। सीबीआई ने इनके ऊपर जो केस लगाए थे सेक्शन 120B ऑफ द इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है। ये अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 इसके अंडर आता है और इसी की वजह से 22 अगस्त 2022 को ईडी की भी इंक्वायरी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे सीबीआई और ईडी बहुत ही बुरी तरीके से आम आदमी की जो टॉप लीडरशिप थी उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और बहुत अजीब सी चीज होती है। 5 सितंबर 2022 को बीजेपी एक कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, एक स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो दिखाती है। इसमें आरोपी नंबर 13 जो था सनी मारवा, उसके फादर का स्टिंग ऑपरेशन था। तो बेसिकली इस स्टिंग ऑपरेशन में सनी मारवा के फादर कहते हैं कि कैसे इस पॉलिसी को एक्सप्लॉइट किया गया और ऊपर के लोगों को पैसा खिलाया गया। एक टेंडर देने के लिए 253 करोड़ लिए, लेकिन बाकियों से 500 करोड़ लिए और ये भी कहता है कि एक बार इसमें कमीशन दे दो, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी करो, इनको कोई मतलब नहीं। 253 करोड़ लेते हैं, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुआना करो, जो मर्जी करो। 253 करोड़ एक बंदे दो साल दा, तो मिनिमम साडा है, बाकी 500 करोड़ लिया। और फिर बात करते करते कहता है पहले जो रूल था उसमें अगर 20 पैसे का माल होता था तो 70 पैसे गवर्नमेंट के पास जाते थे, 10 पैसे हमारे बचते थे। लेकिन इन्होंने ये चाल चली कि अब ये हो गया है कि 20 रुपए का माल लेके जितना मर्जी बेचना बेचो, लेकिन हमारा जो फिक्स अमाउंट है वो दे दो। पहले 20 रुपए का माल होता सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे, 10 पैसे साडे होंगे। गवर्नमेंट ने की किया गया 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंगे होते। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि 12% कमीशन में से 6% कमीशन जो है वो सेटल हो गया है, तो हमें इनको 6% निकाल के देना होता है। तो 6% देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 12% जब आप कमाते हो तो उसमें से 6% जो देना है वो इनको ब्लैक में देना है। तो ये कह रहा है इसमें कि ब्लैक में देने में दिक्कत होती है। आज ਤੁਹਾਡੇ को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया
लोगों ने कमीशन आ गई, कुछ 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 हाँ वही होती है दिक्कत से सर। ये पूरे स्टिंग ऑपरेशन का जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार पूरा खुद देख लेना। तो अब इसके बाद डेट आती है 25 नवंबर 2022 और इस डेट तक सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी वगैरह कर ली थी और नेक्स्ट डे यानी कि 26 नवंबर 2022 को ईडी ने भी अपनी इंक्वायरी कर ली थी और दोनों सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर सबमिट करी। बस ईडी की जो चार्जशीट थी वो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट था उसमें सबमिट करी गई थी। टोटल मिला के 8 चार्जशीट, 2 डॉक्यूमेंट एफआईआर और ईसीआईआर, इनको मिला के टोटल 10 डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। अब बात करते हैं कि इन दोनों एजेंसीज ने कोर्ट के अंदर ऐसे क्या प्रूफ रखे जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो लीडरशिप थी आम आदमी पार्टी की उनको बैक टू बैक गिरफ्तार किया गया। देखिए कोर्ट के अंदर मल्टीपल हियरिंग हुई अलग अलग डेट पे और पूरा जो डिस्कशन हुआ, जो चार्जशीट सबमिट की गई है उसका जो जिस्ट है वो मैं आपको समराइज करके बता दे रहा हूं एक साथ। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो सारे के सारे लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप डेट वाइज पढ़ सकते हो। तो अब इसके बाद कोर्ट के अंदर हियरिंग स्टार्ट होती है। तो पहली पार्टी के बारे में इन्होंने बोला, यानी कि केजरीवाल की जो टॉप लीडरशिप है इनके बारे में बोला कि ये लोग खुद नहीं बल्कि कुछ मिडिल मैन का यूज करते थे, जैसे विजय नायर, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा। इनका यूज करके जानबूझ के एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे लिकर कंपनीज को फायदा हो और फिर वो लिकर कंपनीज इनको इलेक्शन में पैसे देके फायदा कराएं। अब ये लिकर कंपनीज कौन सी थी? तो इन लिकर कंपनीज का जो रिलेशन था वो साउथ ग्रुप से था। कहने का मतलब है कि एजेंसीज ने कहा कि केजरीवाल सरकार की टॉप लीडरशिप और साउथ ग्रुप इन्होंने मिलकर पूरा स्कैम किया है। अब पूछा गया कि ये साउथ ग्रुप क्या है, तो इसमें इन्होंने बताया कि साउथ इंडिया के लिकर बिजनेस के की प्लेयर, जिनमें कुछ बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, इन्होंने एक ग्रुप बना के दिल्ली के अंदर ये स्कैम किया। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो किसी स्टेट में गवर्नमेंट कोई न्यू पॉलिसी लेके आने वाली है, तो कई सारे बिजनेसमैन को जब ये पता चले तो सारे के सारे मिलकर इकट्ठा हो जाएं और एक ग्रुप बना लें और फिर ये ग्रुप जाके गवर्नमेंट से बात करे कि कुछ ऐसा करो जिससे इस पूरी पॉलिसी में हमारा फायदा हो। और आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, तो इलेक्शन में वो पैसा हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। वरना गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी के अंदर से गवर्नमेंट फंड निकालना बहुत ही खतरे का काम होता है। तो ऐसा करने से पॉलिटिकल पार्टीज का भी फायदा होता है और जो ग्रुप होता है, बिजनेसमैन का जो ग्रुप होता है, उसको भी फायदा होता है। वो मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, कंपटीशन नहीं होने देते हैं, अपने हिसाब से रेट तय करते हैं और भी बहुत फायदे होते हैं। छोटी छोटी पॉलिसी चेंजेस से भी करोड़ों का फायदा होता है। तो इसी तरीके के एलिगेशन एजेंसीज ने भी अपनी चार्जशीट में मेंशन किए। देखिए अभी ये जो फैसला है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी कोई भी गिल्टी नहीं साबित हुआ है, बस जो डिटेल सबमिट हुई है और जो प्रूफ सबमिट दिए अब वो मैं एक के बाद एक आपको बताता चलूंगा। तो देखिए जिस साउथ ग्रुप का ईडी नाम ले रही थी, इसमें 5 मेन प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया, बाकी सपोर्टर्स थे। इस ग्रुप को लीड कर रही थी के कविता, ये बीआरएस लीडर और तेलंगाना के फॉर्मर सीएम की बेटी हैं। शरथ रेड्डी, ये औरोबिंदो फार्मा जो है उसके एसोसिएट हैं। मगुंता रेड्डी, ये फॉर्मर एमपी हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है उससे है और इनके बेटे का भी नाम है इसमें, राघव मगुंता। ऐसे ही इसमें अरुण रामचंद्र पिल्ला, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू जो कि सीए था कविता का। तो ये सब मिला के एक साउथ ग्रुप फॉर्म होता है। अब साउथ ग्रुप की डिटेल्स देने के बाद ईडी कहती है कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, इन्होंने 3 मिडिल मैन रखे थे साउथ ग्रुप से डील करने के लिए। इन सब के चैट्स वगैरह, हवाला के किस अकाउंट से कब पैसे ट्रांसफर हुए, अभी ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो एजेंसीज जो थी वो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, उनके जो मिडिल मैन थे, इनके भी नाम बताती है, विजय नायर, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा, और भी थे लेकिन ये मेन थे। तो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन 3 लोगों के नाम लेती है और फिर इसके बाद इनकी भी डिटेल्स शेयर करती है। सबसे पहले वो विजय नायर की बात करती है। तो एजेंसीज ने कहा जो विजय नायर था वो सीएम अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज था, उनके बताए हुए टास्क करता था, और दिनेश अरोरा जो था वो मनीष सिसोदिया के टास्क हैंडल करता था, और इन्हीं दोनों का दोस्त था अमित अरोरा। तो ये तीनों मिलकर सारे कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करते थे साउथ ग्रुप से। इनकी डिटेल्स देने के बाद इस पूरी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए ईडी ने कुछ डिटेल्स दी। एजेंसीज ने कहा ये जो विजय नायर है, इसने ईयर 2020 से ही इसने दिल्ली गवर्नमेंट के बंगलों में रहना शुरू कर दिया था, और ये बंगलो जो था वो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जो थे उनको मिला था, और इसकी वजह से कैलाश गहलोत जो थे वो खुद नजफगढ़ के प्राइवेट रेजिडेंट में रहते थे, जबकि विजय नायर जो था वो कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड नहीं करता था। ये बस आम आदमी पार्टी का जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन था उसका इंचार्ज था, और विजय नायर जो था वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस, मतलब कि टेम्परेरी या फिर सेकेंडरी ऑफिस जो होता है वहां से ऑपरेट करता था। और ये सारी चीजें विजय नायर ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए 2002 में कंफर्म किया और इसके स्टेटमेंट भी सबमिट किए। अब इसके बाद एजेंसीज जो थी वो नाम लेती हैं दिनेश अरोरा का, और इसके बारे में बताया कि मनीष सिसोदिया के जो टास्क थे वो साउथ ग्रुप तक एग्जीक्यूट करता था। ये जो दिनेश अरोरा है इसकी कई सारी रेस्टोरेंट की चेन है,
ये जो अनप्लग्ड कोर्टयार्ड है ये भी इसी का ही है, और ये नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है NRAI, इसकी कमेटी का मेंबर भी है, और इससे पहले यूट्यूब पे जो AI भी आता था उसको भी मैनेज किया इसने। तो कुल मिला के दिल्ली के अंदर इसका बहुत बड़ा सर्कल है। तो इसके लिए ईडी कहती है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मल्टीपल रेस्टोरेंट ओनर्स जो थे उनको एनकरेज किया कि आम आदमी पार्टी के लिए वो फंड रेज करें, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, फंड रेज किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उनको बिजनेस में कुछ फायदे भी दिलवाता था ये। और इसके बाद कहा गया कि दिनेश अरोड़ा के पास उसका एक पुराना दोस्त अमित अरोड़ा आया था। ये गुड़गांव के अंदर एक कंपनी है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, उसका डायरेक्टर है। ये आके इससे कहता है कि दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट का काम वगैरह करना है इसे, तो इसके लिए वो मनीष सिसोदिया से मिलना चाहता था। और इसकी बात मान के दिनेश अरोड़ा डायरेक्ट मनीष सिसोदिया के पास नहीं ले जाता है, इसको ये डायरेक्ट संजय सिंह के पास ले जाता है। एजेंसीज के हिसाब से संजय सिंह ने कहा कि वो सिसोदिया से मिलवा देंगे, लेकिन उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है विवेक त्यागी, उसको अपनी कंपनी में कुछ स्टेक्स देने होंगे। और इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए संजय सिंह के ऊपर भी केस चला था, वरना ज्यादातर केसेस में जो एजेंसीज थी उन्होंने मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल को ब्लेम किया। तो इसके बाद जब सारी बातें सेट हो जाती हैं तो संजय सिंह के घर पे एक दिन मनीष सिसोदिया और ये लोग मिलते हैं, और ईडी कहती है कि 2.2 करोड़ की डील फिक्स होती है, जिसके बदले में अमित अरोड़ा को लाइसेंस के अंदर कुछ फेवर्स मिलते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जो थे ये मिलके काम करने लगते हैं। लेकिन ये दिल्ली का एक अलग केस था, इसका अभी साउथ ग्रुप वाला जो केस है उससे कोई लेना देना नहीं है। साउथ ग्रुप वाला जो केस है वो अभी आगे आएगा। तो अब होता क्या है कि इधर ये सारी चीजें चल रही थी, दिल्ली के अंदर न्यू लिकर पॉलिसी जो थी उसके बारे में भी बात चल रही थी, और वेंडर्स भी इन्वाइट किए जा रहे थे, एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश किए थे दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो मार्च 2021 में मगुंता रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में MP है, ये न्यूज़पेपर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लिकर पॉलिसी जो है इनकी उसको प्राइवेट करने जा रही है। इनकी जो फैमिली है वो 71 ईयर से लिकर के बिजनेस में है। तो इसको पढ़ते ही ये सीएम केजरीवाल से मीटिंग सेट करते हैं। तो 16 मार्च 2021 की इनको डेट मिलती है और इस दिन ये पहुंच जाते हैं, और इनकी मीटिंग सेम डेट पे सीएम केजरीवाल से दिन के टाइम पे स्टार्ट होती है। जब ये मीटिंग चल रही थी तो बात करते करते सीएम केजरीवाल कहते हैं कि कविता जो कि फॉर्मर तेलंगाना सीएम की बेटी है, इनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो भी कुछ दिन पहले हमसे मिलने आई थी, आप उनसे बात करिएगा। और फिर इसके थोड़ी देर बाद जब डिस्कशन चल रहा था, केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, और इसके रिगार्डिंग कविता जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी। अब ये सारी चीजें सुन के मगुंता जो थे वो वापस आ जाते हैं, और एज पर ईडी को दिए हुए स्टेटमेंट में मगुंता ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं कि इस तरीके से मीटिंग हुई थी और ये सारी चीजें ईडी ने शेयर करी हैं। अब जब मगुंता वापस आ जाते हैं, इसके नेक्स्ट डे कविता इनको कॉन्टैक्ट करती हैं और कहती हैं कि दिल्ली में सब कुछ सेट हो गया है, मैं कई महीने से विजय नायर और सीएम केजरीवाल की टीम के साथ कॉन्टैक्ट में हूं, हम लोगों को मिलकर 100 करोड़ रुपए देने होंगे इनकी पार्टी को। और इस डिस्कशन में थोड़ी देर बाद वो कहती हैं कि आपको भी 50 करोड़ देने होंगे, लेकिन एज पर ईडी स्टेटमेंट उन्होंने 50 करोड़ नहीं दिए, बल्कि उसकी जगह 25 करोड़ रुपए वो देने को रेडी हुए। 10 करोड़ कैश 28 मार्च को दिया गया और 15 करोड़ कैश जून के महीने में दिया गया। तो ये लोग 25 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं, और इसके बाद कविता कहती है कि इसके आगे जितनी भी बातें होंगी और जितनी भी डीलिंग होगी वो बुच्ची बाबू जो कि उनके सीए है वो कांटेक्ट करेंगे उसके लिए। तो कुल मिला के अलग अलग तरीके से ये लोग साउथ के जितने बिजनेसमैन थे उनको जोड़ के 100 करोड़ इकट्ठा करते हैं जो इनको चेन्नई में जाके देने थे, और इसी पूरे प्रोसेस में साउथ ग्रुप बनता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे सुकेश जो था वो भी इसमें कूद गया था। उसने कहा कि 15 करोड़ रुपए तो इन्होंने मेरे से भी लिए हैं, और जब सुकेश की कोई बात मान नहीं रहा था तो सुकेश ने कुछ प्राइवेट चैट्स थी उनको लीक कर दिया कि मुझे साउथ ग्रुप की जो कविता है इन्होंने पैसे दिलवाए आम आदमी पार्टी को। ये उस चैट की कॉपी है जिसमें ये कविता को अक्का बोलता है, यानी बड़ी दीदी। 15 kg घी जहां लिखा है वहां पे कहता है कि 15 करोड़ रुपए, और इसने ये भी बताया कि जहां AK लिखा है उसका मतलब अरविंद केजरीवाल, और जहां SJ लिखा है उसका मतलब सत्येंद्र जैन। ये चैट शेयर करने के बाद सुकेश ने क्लेम किया कि इसने 15 kg घी यानी कि 15 करोड़ रुपए एक ब्लैक रेंज रोवर स्पोर्ट 6060 जिसपे MLC का स्टिकर लगा था, जो कि TRS के हेडक्वार्टर के पास पार्क थी, वहां पे जाके इसने 15 करोड़ रुपए दे दिए। स्क्रीनशॉट आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ईडी की चार्जशीट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए जो थे वो विजय नायर रिसीव करता है आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, और फिर दिल्ली लिकर पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिसकी वजह से साउथ ग्रुप का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया दिल्ली के लिकर बिजनेस पे। साउथ ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 9 लिकर जोन थे वहां पे कंट्रोल ले लेता है दिल्ली के अंदर, और बाकी के जो जोन थे वहां पे भी या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पैसा था उसको फाइनेंस करके, या फिर अपने रिलेटिव्स या फिर डमी प्रॉक्सी, इनके थ्रू पूरे दिल्ली लिकर मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेते। साउथ ग्रुप की जो डील ये जब चल रही थी तो उसमें कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि शरद रेड्डी था, वो विजय नायर से कहता है कि आप डील तो कर रहे हो, हम इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप बॉस है उससे आपको एक बार हमें मिलवाना होगा ताकि हम एश्योर हो जाएं। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर ये लोग करते हैं तो विजय नायर जो था वो सीएम केजरीवाल से मिलवाने के लिए रेडी हो जाता है और डेट देता है
25 अप्रैल 2023 की। शरत रेड्डी का ये स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट। तो इसने बताया कि इसको सबसे पहले दिल्ली बुलवाया गया, फिर दिल्ली के ओबराय होटल जो था वहां पे इसको रुकने को बोला गया और इससे बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल कैरी करने को मना कर दिया। इसके बाद ये वेट करता है और एक ब्लैक एसयूवी आती है ओबराय होटल में, इसको पिक करती है और सीएम केजरीवाल का जो रेसिडेंट था उसके बगल वाली बिल्डिंग में उसको वेट करने को बोला जाता है। और थोड़ी देर बाद इंतजार खत्म होता है और सीएम केजरीवाल आते हैं और शरत रेड्डी से कहते हैं कि विजय नायर काफी केपेबल है ये सब हैंडल करने के लिए। और फिर 10 मिनट तक न्यू लिकर पॉलिसी के बारे में इसमें बात होती है इनकी, जिसमें एक लाइन सीएम केजरीवाल ये बोलते हैं ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है और उसके बाद वो चले जाते हैं। और ईडी की चार्जशीट के हिसाब से ये दूसरी बार ऐसा था इस पॉलिसी को लेके 1-on-1 डायरेक्ट मीटिंग हुई। और इसके बाद जो हुई थी वो समीर महेंद्रू के साथ हुई थी, लेकिन वो फेस टाइम के थ्रू हुई थी विजय नायर के आईफोन से। एक्चुअली समीर महेंद्रू जो है वो इंडो स्पिरिट जो कि काफी बड़ी लिकर कंपनी है इसका डायरेक्टर था और ये साउथ ग्रुप जो था इसका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन गया था। और ये भी अरविंद केजरीवाल से मिलना चाह रहा था, लेकिन ये केजरीवाल से डायरेक्ट तो नहीं मिल पाता है, लेकिन ईडी के स्टेटमेंट के हिसाब से विजय नायर के फोन से इसका फेस टाइम कराया गया था। और उस कॉल में अरविंद केजरीवाल कहते हैं विजय इज माय बॉय एंड यू शुड ट्रस्ट हिम एंड कंटिन्यू टू वर्क विद हिम। और इसके बाद जो समीर महेंद्रू था वो 1 करोड़ रुपए राधा इंडस्ट्री जो कि राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली की जो यूको बैंक की ब्रांच है उसके अकाउंट नंबर 10220210004647 इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए थे। ईडी ने क्लेम किया कि ये जो राधा इंडस्ट्री है ये आम आदमी पार्टी का जो मिडिलमैन दिनेश अरोरा है ये मैनेज करता है। अच्छा, ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर जब डिस्कशन चल रहा था और ये जो ईडी अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर रही थी और अपनी चार्जशीट वगैरह सबमिट कर रही थी, तो पैरेलली जो सीएम केजरीवाल हैं उनको बैक टू बैक समन भेजे जाते हैं। सबसे पहला समन जो ईडी का गया था वो 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया था, लेकिन सीएम केजरीवाल जाते नहीं है। इसके बाद अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक इन 6 महीनों के बीच में टोटल 9 समन भेजती है ईडी, लेकिन केजरीवाल जाते नहीं है। वो कहते हैं कि बीजेपी ये सारे समन भिजवा रही है। तो पैरेलली ये सारे समन भेजे जा रहे थे, एट द सेम टाइम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और उसके साथ साथ बैक टू बैक लोग पकड़े जा रहे थे, रेड पड़ रही थी, ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी। और इस पर्टिकुलर टाइम तक सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इन सबको पकड़ा जा चुका था और जेल में डाल दिया गया था। अब कोर्ट के अंदर ये सारी बात करने के बाद ईडी जो थी वो मेन मुद्दे पे आती है। ईडी कहती है कि जो न्यू लिकर पॉलिसी थी इसके आने से पहले जो ओल्ड लिकर पॉलिसी थी उसमें होलसेलर जो थे उनका 5% तक का जो प्रॉफिट था वो फिक्स कर दिया गया था। और इसके बाद ईडी कहती है कि जो न्यू पॉलिसी थी उसमें भी 5% ही फिक्स किया गया था, लेकिन जैसे ही साउथ ग्रुप से डील फिक्स होती है मनीष सिसोदिया ने इस पॉलिसी को बिना कैबिनेट या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया और होलसेलर का जो प्रॉफिट फिक्स कर दिया गया था 5% उसको बढ़ा के 12% कर दिया गया साउथ ग्रुप की लॉबी के लिए। और इन्होंने साउथ ग्रुप की लॉबी से डील की कि ये 12% प्रॉफिट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से आपको 6% जो होगा वो हमें बैक चैनल से वापस करना होगा हमारे इलेक्शन के लिए। और इस पूरे स्टेटमेंट को जो कि ईडी ने दिया था इसको प्रूव करने के लिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पे जब रेड मारी थी तो उनका कंप्यूटर भी पकड़ा था। उनके कंप्यूटर का फॉरेंसिक इवैल्यूएशन भी करवाया था जिसमें उनको 2 फाइल मिली और वो फाइल उन्होंने कोर्ट के अंदर भी सबमिट की। एजेंसीज ने कहा कि इन 2 फाइल में से एक फाइल का जो मॉडिफिकेशन किया गया था वो 15 मार्च 2021 को 11:27 मॉर्निंग में किया गया था, लेकिन दूसरी जो फाइल थी जो मॉडिफिकेशन किया था इन्होंने 19 तारीख को उसमें एक चेंज किया गया था। उसमें 5% का जो प्रॉफिट था उसको बढ़ा के 12% कर दिया गया था। और इसके बाद एजेंसी कहती है कि 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में कोई कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हुई और जब कोई मीटिंग ही नहीं हुई तो ये 5% 12% कैसे हो गया। तो इसी चीज को बता के मनीष सिसोदिया को यह कहा गया कि इन्होंने बिना किसी से अप्रूवल लिए सिर्फ साउथ ग्रुप से बात करके उनको पहले से सारी डिटेल सेट करके ये चीज इन्होंने खुद कर दी। और ये डिटेल्स देने के बाद एजेंसीज जो थी वो दूसरी डिटेल सबमिट करती हैं। उसमें एजेंसीज कहती हैं कि 22 मार्च 2021 को कैबिनेट के अंदर ये जो रिपोर्ट थी जिसमें ये पूरी पॉलिसी बनाई गई थी ये सबमिट होनी थी, लेकिन इससे पहले यानी कि 14 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 के बीच में ये लोग साउथ ग्रुप को दिल्ली में बुलाते हैं और साउथ ग्रुप के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उनको दिल्ली के सिविल लाइन वाले ओबराय होटल जो है वहां पे स्टे करवाते हैं और होटल के बिजनेस सेंटर वाले एरिया में ये लोग इकट्ठे होकर डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। अब एजेंसीज ने क्या किया, इस पर्टिकुलर टाइम की जिस टाइम पे ये लोग रुके थे इस होटल में इस टाइम की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। तो जब ये लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो इसमें ये एक चीज नोटिस करते हैं कि ग्रुप में से एक आदमी हाथ में कुछ पेजेस लेके बिजनेस सेंटर वाले एरिया में जाता है और फोटोकॉपी जो मशीन थी उसमें से कई सारे पेजेस फोटोकॉपी निकलवाता है। तो ये फुटेज देखने के बाद एजेंसीज होटल पहुंचती हैं और जिस मशीन से फोटोकॉपी निकलवाई जा रही थी उसका डेटा कलेक्ट करती है। तो उसको पता चलता है कि टोटल 36 पेजेस की फोटोकॉपी निकलवाई गई थी। अब एजेंसीज कहती है कि जो न्यू पॉलिसी का ड्राफ्ट था जिसमें 12% किया गया था, अगर टाइटल और इंडेक्स का पेज हटा दो तो
एग्जैक्टली 36 पेजेस हैं, जितने पेजेस न्यू पॉलिसी के ड्राफ्ट में थे। तो इसमें एजेंसीज कहती है इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि 22 मार्च को कैबिनेट के अंदर ये पॉलिसी जानी थी, ये बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। तो ये डॉक्यूमेंट होटल की लॉबी में लोगों के हाथ में कैसे हो सकती है, वो भी ऐसे लोग जिनको उसी पॉलिसी का लाइसेंस मिलना था। और इसमें एक चीज और ऐड की जाती है कि जो ड्राफ्ट था ये मनीष सिसोदिया ने अपने सेक्रेटरी सी अरविंद जो था उसको सीएम केजरीवाल के घर पे दिया था ताकि ये साउथ ग्रुप की लॉबी जो थी उसको दिखा सके। और 13 मार्च 2023 को जब एजेंसीज ने पकड़ा सी अरविंद को तो उसने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। और इसी के बेसिस पे एजेंसीज कहती हैं कि जो न्यू पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट था। दिल्ली कैबिनेट में जाने से पहले ही साउथ ग्रुप को इन्होंने भेज के कंफर्म कराया कि देख लीजिए सब कुछ आपके हिसाब से है कि नहीं। और इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करी एजेंसीज ने, उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप की जो कविता थी, उनका एक सीए है बुच्ची बाबू, उसके फोन की जो चैट्स थी उसको दिखाया और कहा कि पॉलिसी कैबिनेट में पहुंचने से पहले ही साउथ ग्रुप के पास पहुंच चुकी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि बुच्ची बाबू के यहां जब रेड मारी थी तो एजेंसीज ने इसका फोन जब्त कर लिया था। और उस टाइम पे एजेंसीज ये ढूंढ रही थी कि 22 मार्च 2021 जिस दिन पॉलिसी कैबिनेट में जानी थी उससे पहले इनके पास डिटेल्स थी। तो एजेंसीज ने क्या किया, इसका फोन जो था उसकी 6 मार्च 2021 से लेके 20 मार्च 2021 तक इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। तो जो इसकी डिलीटेड चैट्स थी इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको भी निकलवाया। और इसी बीच में 20 मार्च की एक चैट निकल के आती है, ये उस चैट की कॉपी है। इस चैट में लोग डिस्कस कर रहे हैं एक डायरेक्टर होलसेल ऑपरेशन की पोस्ट बनाई गई है जो डायरेक्ट कमेटी को रिपोर्ट करेगा और वो तुम्हारे ग्रुप से नॉमिनेटेड है, ट्रस्टवर्दी है। और ये जो मेन चैट्स होती थी ये लोग सिग्नल ऐप से करते थे और जो जेनेरिक चैट्स होती थी वो व्हाट्सएप के थ्रू करते थे। ईडी ने यही कहा कि 22 मार्च से पहले ये चैट पे सारी डिटेल्स की इस तरीके की पोजीशन बनने वाली है, डायरेक्टर की एक पोजीशन है, वो तुम्हारा ट्रस्टी आदमी है, ये डिटेल्स इसके पास कैसे पहुंच गई। जब तक मिनिस्टर नहीं बताएगा तब तक ये डिटेल्स नहीं पहुंच सकती। कुछ लाइसेंस होल्डर ऐसे भी थे जिनको जबरदस्ती पीछे हटाया गया साउथ ग्रुप को एडवांटेज देने के लिए। इसमें इन्होंने महादेव लिकर नाम से एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर था, इसका एग्जांपल दिया। एक्चुअली जो डील थी कि 12% में से 6% वापस गवर्नमेंट को इलेक्शन के फायदे के लिए देना होगा, उस चीज के लिए महादेव लिकर जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मना कर दिया था कि वो ब्राइब नहीं देगा। तो ईडी कहती है कि अमित अरोरा ने फोर्सफुली इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस था वो सरेंडर करवा दिया था और इसको धमकी दी थी कि पंजाब में जो इसकी फैक्ट्रीज हैं उसको बंद करवा देगा। और इस इंसिडेंट को भी मैच किया गया। तो एक्चुअल में महादेव लिकर जो कंपनी थी उसने अपना लाइसेंस जो था वो गिव अप कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पंजाब के एक्साइज ऑफिशियल जो थे उनके वर्बल ऑर्डर से फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया क्योंकि इसने उनकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद एजेंसीज जो थी वो मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 और एक्यूज के ऊपर डॉक्यूमेंट वगैरह छुपाने के भी केसेस लगाती हैं। एक्चुअली जब एजेंसीज सबके मोबाइल जब्त कर रही थी तो ईडी ने कहा कि इस पूरी पॉलिसी ड्राफ्टिंग और इंक्वायरी के टाइम पे मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 एक्यूज ने 170 मोबाइल चेंज किए जिनकी कीमत 1.38 करोड़ थी, जिसमें से 1 जनवरी 2021 से 19 अगस्त 2022 के बीच में मनीष सिसोदिया के पास 3 फोन और 1 सिम था। उस 1 सिम को इन 3 फोन में वो बदल बदल के यूज करते थे और जिसमें से 2 फोन उन्होंने ईडी के हाथ ही नहीं लगने दिए। और जो मोबाइल हाथ लगा भी, जो एक मोबाइल उनके हाथ लगा भी, वो मोबाइल नया था। उस मोबाइल को ये 22 जुलाई 2022 से यूज कर रहे थे। इससे पहले के जो मोबाइल थे वो उनके हाथ ही नहीं लगे। और इसके साथ साथ अगस्त के महीने से लेके सितंबर 2022 तक इसके बीच में 18 मोबाइल बदले गए जिसमें 4 सिम यूज हुए। तो एजेंसीज कह रही थी कि एक भी मोबाइल ऐसा नहीं था जो पुराने टाइम पे यूज हो रहा हो, जिसकी वजह से उनको इंक्वायरी करने में दिक्कत आई। तो इसके लिए अलग से केस लगाया उन्होंने। तो देखिए सारी इंक्वायरी वगैरह जो थी और जो दिक्कतें आई, ईडी ने ये सारी चीजें तो सबमिट करी। इसके साथ साथ ईडी ने कहा कि जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ था, ये ऐसा तो था नहीं कि किसी के अकाउंटों में गया, ये सारा पैसा गोवा पहुंचाया गया। और किस तरीके से ये पैसा पहुंचाया गया उसकी भी डिटेल्स दी उन्होंने। ईडी ने कहा कि गोवा के अंदर इलेक्शन होने वाले थे और गोवा के अंदर 4 रूट से पैसा पहुंचाया गया बिना बैंकिंग का यूज किए। अंगड़िया के थ्रू पहुंचाया गया। देखिए अंगड़िया एक पुराना सिस्टम है जो अभी भी यूज होता है। इसमें यह होता है कि मान लो आपको मुंबई से कैश भेजना है अपने गोवा वाले दोस्त को बिना बैंक का यूज किए, तो आप मुंबई के अंगड़िया में जाके कैश को जमा करोगे और आपको एक कोड मिलेगा और जो हवाला वाले होंगे ये कैश आपके दोस्त तक पहुंचा देंगे और उसका एक कमीशन ले लेंगे। इस पूरे सिस्टम को अंगड़िया बोला जाता है, ये अभी भी काम करता है। लेकिन इस सिस्टम को लेके कई सारे एलिगेशंस भी लगते हैं कि हवाला सिस्टम की तरह ब्लैक मनी को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है। टोटल 44.6 करोड़ रुपए जो थे वो गोवा पहुंचाए गए। टोटल अगर आप चार्जशीट देखोगे तो उसमें 45 करोड़ लिखा है, लेकिन इसमें से कुछ पैसा जो अंगड़िया थे उन्होंने अपना कमीशन काटा था, तो वो मैं काट के बता रहा हूं आपको कि 44.6, वैसे चार्जशीट में इसको 45 करोड़ लिखा है। तो मतलब कि 45 करोड़ रुपीस जो थे वो गोवा के अंदर पहुंचाए गए हवाला का यूज करके। तो इसको इन्होंने इस तरीके से पहुंचाया कि पहले गोवा के बाहर के जितने भी अंगड़िया थे, 3-4 अंगड़िया थे, उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट पैसा पहुंचाया। फिर इन सारे अंगड़िया ने
एक गोवा के अंदर एक अंगड़िया है जिसका नाम है आर कांतिलाल अंगड़िया, वहां पे ये पैसा पहुंचाया और फिर वहां से आम आदमी पार्टी के 3 आउटडोर कैंपेनर्स थे, इन्होंने पैसा रिसीव किया। और ये सारी की सारी चीजें की कैसे गई इसके बारे में भी ईडी ने बताया। तो इसमें सबसे पहले साउथ ग्रुप का एक अभिषेक बिनापल्ली था, उसने क्या किया, कविता जो थी साउथ ग्रुप की, उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी था अशोक कौशिक नाम से। तो अभिषेक ने क्या किया, जून 2021 को अशोक को कांटेक्ट किया और उसको बोला कि टोडापुर नारायणा न्यू दिल्ली जाओ और वहां आपको दिनेश अरोरा मिलेगा, उसके पास आपको 2 कैश के बैग मिलेंगे, वो आपको वहां से उठाने हैं और वो उठा के आपको विनोद नाम के आदमी को देने हैं। और अशोक ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने 2 बैग उठाए जिसमें 25 करोड़ रुपए थे, विनोद नाम के आदमी को जाके डिलीवर कर दिए। अब ये जो 25 करोड़ के बैग विनोद के पास पहुंच चुके थे, विनोद ने अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज के साथ मिलके 3 अंगड़िया का यूज किया और उन अंगड़िया का यूज करके गोवा वो पैसा पहुंचा दिया। और ये जो 3 अंगड़िया इसने यूज किए थे, इनके नाम थे कीर्ति अंबालाल अंगड़िया, यहां से इसने 16 करोड़ रुपए भेजे। दूसरा था नीलकांत अंगड़िया, यहां से 7.5 करोड़ रुपए भेजे गए। और तीसरा था मां अंबे अंगड़िया, यहां से 2 करोड़ भेजे गए। तो कुल मिला के 25 करोड़ रुपए विनोद ने इन अंगड़िया का यूज करके गोवा पहुंचा दिए थे। लेकिन सिर्फ इतने ही पैसे नहीं पहुंचाए गए, अभी और पैसे भी भेजे जाने थे जो बाकी अंगड़िया का यूज होकर पहुंचने थे। तो बाकी पैसे भी गोवा पहुंचाने के लिए दूसरा ग्रुप बनाया जाता है। तो ये जो टास्क था, ये भी साउथ ग्रुप की जो कविता थी, उन्हीं के स्टाफ मेंबर अभिषेक को दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि 7 करोड़ रुपए हैं, इसको गोवा पहुंचाना है। अब अभिषेक क्या करता है कि एक अरविंद सिंह नाम का एक आदमी था जो कि अहेड न्यूज चैनल में हेड था, तो इस अरविंद सिंह को ये काम देता है 7 करोड़ गोवा पहुंचाने के लिए। और अरविंद क्या करता है, 7 करोड़ उठाता है और केएस एंटरप्राइज अंगड़िया जो है वहां पे जाके जमा करता है और उसके थ्रू ये पैसा गोवा पहुंचा देता है। और इसी तरीके से एक दामोदर प्रसाद नाम का आदमी था जिसको 12 करोड़ दिए जाते हैं और वो भी एक अशील कॉर्पोरेशन अंगड़िया इसका यूज करता है और 12 करोड़ रुपए गोवा पहुंचा देता है। तो ऐसे करके 44.6 करोड़ रुपीस जो थे वो गोवा के अंगड़िया में, कांतिलाल अंगड़िया जो था वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन ईडी जब दामोदर का कनेक्शन बता रही थी तो उसमें 2-3 चीजें अलग से मेंशन करती है। ईडी कहती है कि ये जो दामोदर प्रसाद है, ये शैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें काम करता है और ये जो शैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की आउटडोर कैंपेनिंग संभाल रही थी। तो अब इसके बाद होता क्या है कि जितना भी पैसा था गोवा के अंदर आर कांतिलाल अंगड़िया जो है उसके अंदर पहुंच चुका था। अब ईडी जब ये ट्रेल पकड़ती है कि गोवा के अंदर एक आर कांतिलाल अंगड़िया है जहां पे सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो इस आर कांतिलाल अंगड़िया के ऊपर वो रेड मारती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, चिट्स वगैरह थी, स्लिप वगैरह जो थी, उनको सीज कर देती है। और इस अंगड़िया में एक एम्प्लॉय था सागर पटेल, तो इसको उठा के पुलिसिया अंदाज में जब इससे पूछा जाता है तो ये सारी चीजें बताना स्टार्ट करता है कि किसने कब और कैसे पैसे उठाए। सागर पटेल अपने ऑफिशियल बयान में बताता है कि 3 आदमी आए, प्रिंस कुमार, चरणप्रीत सिंह और राजीव मोंडकर। प्रिंस जो था वो 16,08,000 रुपए लेके गया, चरणप्रीत जो था वो आया और 17 करोड़ 38 लाख 15,000 इतने लेके गया, और जो रवि था वो 27 करोड़ इतना कैश ये लोग आर कांतिलाल अंगड़िया से उठा के ले गए थे। अब ये सारी चीजें जब एजेंसीज को पता चलती हैं तो वो पता करती हैं कि ये तीनों हैं कौन। तो इसमें पता चलता है कि शैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है जो आम आदमी पार्टी की आउटडोर कैंपेनिंग कर रही थी, ये इसके एम्प्लॉय हैं। प्रिंस कुमार जो था वो परमानेंट एम्प्लॉय था, चरणप्रीत जो था वो ऑन एंड ऑफ फ्रीलांस पे काम करता था। इलेक्शन के टाइम पे काम बहुत ज्यादा था तो वो अपने साथ एक राजीव नाम के बंदे को अंदर ले आया था, और जब ईडी और ज्यादा अंदर घुसती है और बैंक स्टेटमेंट चेक करती है तो पता चलता है कि चरणप्रीत के अकाउंट में फरवरी 2022 को आम आदमी पार्टी के थ्रू डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफर हुई थी। और ये जो सारी कहानी मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये जो भी चीजें बताई गई हैं, इन सारी चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग डिटेल्स भी दी हैं ईडी ने। जैसे जब प्रिंस वहां पे पहुंचा तो उसने स्लिप ली, उस टाइम पे फोन कॉन्वर्सेशन क्या हुई, और जब ये तीनों वहां पे पहुंच रहे थे तो उस टाइम की जो कॉल लॉग थी वो सारी डिटेल्स उन्होंने मैच करी और कॉल रिकॉर्डिंग भी मैच करी। तो इस तरीके से वो पूरी कहानी बनाई। और ईडी यहां पे भी रुकती नहीं है, इस पैसे को आम आदमी पार्टी ने कैसे यूज किया उसके लूप होल भी शेयर करती है। ईडी ने कहा कि पूरे गोवा के इलेक्शन में जितनी भी वेंडर कंपनी थी उनको कुछ अलग ही तरीके से पेमेंट करी, पार्ट कैश पार्ट बिल में पेमेंट की। कुछ पैसा इन्होंने कैश में दिया और कुछ पैसा इन्होंने बिल बना के दिया। एक वेंडर कंपनी थी ग्रेस एडवर्टाइजिंग, इसका एक एम्प्लॉय था इस्लाम काजी, इसने ईडी को बताया कि कुछ ही पार्ट था पेमेंट का जो लीगल इनवॉइस की तरह दिया गया, बाकी सारी पेमेंट जो थी वो कैश में दी गई। इस्लाम काजी जब इलेक्शन के टाइम पे सारी चीजें कर रहा था तो इसने अपनी एक जानने वाली कंपनी थी जो कि इसने आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग के लिए लगा दी थी, जिसका नाम था स्पार्क्स एंटरटेनमेंट। तो ईडी क्या करती है, स्पार्क्स एंटरटेनमेंट जो थी उसके कुछ एम्प्लॉइज के भी फोन जब्त कर लेती है, और उसकी जब तहकीकात होती है तो उसमें पता चलता है कि पार्ट कैश और पार्ट बिल में पेमेंट की गई। ये उस चैट की कॉपी है जो ईडी ने कोर्ट के अंदर लगाई है। कई ऐसी वेंडर कंपनी थी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सर्विसेज दी थी गोवा इलेक्शन में, उनको अंगड़िया से पैसा दिलवाया गया जहां साउथ ग्रुप ने पैसा जमा किया था। इसके लिए ईडी ने कई सारी चिट्स थी, स्लिप्स थी, उनके भी प्रूफ दिए। इस्लाम काजी जो था उसके भी 6.29 लाख रुपीस जो थे ये पैसा डायरेक्ट देने की बजाय आर कांतिलाल अंगड़िया से उठवाने को कहा गया। ऐसे ही एरोन
डिसूजा था, इसकी टोटल पेमेंट थी 13.6 लाख, उसमें से 5.5 लाख जानबूझ के कैश में दिए गए। ईडी ने क्या किया, गोवा इलेक्शन के टाइम पे आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी उठा लिया। उसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि गोवा इलेक्शन में जो भी खर्चा किया था आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने, वो सारा पैसा डिजिटल पेमेंट्स की बजाय कैश में दिया गया, और जो एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग से रिलेटेड काम करवाया गया था उसका पैसा हवाला से दिया गया। ईडी ने कहा कि विजय नायर, जो कि सीएम केजरीवाल का मिडिलमैन था, उसने इलेक्शन के टाइम पे बोगस इनवॉइस रेस कराए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में दिखाने के लिए। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्रेडिट नोट का यूज किया गया, करेंसी नोट के ऊपर जो नंबर होता है उसको कोड बना के फंड्स घुमाए गए। ये सारी चीजें चार्जशीट पे मेंशन है, लेकिन वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो देखिए जब इधर सारी चीजें चल रही थी और पैरेलली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी नोटिस भेज रही थी, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। अब जब 9 समन ईडी ने भेजे थे अरविंद केजरीवाल को, जब उस पर नहीं आए तो इसके बाद ईडी ऑफिसर्स जो थे वो केजरीवाल के रेसिडेंट पहुंचते हैं, पहले उनके घर की पूरी तरीके से छानबीन करते हैं, फिर 2 घंटे उनसे बैक टू बैक क्वेश्चनिंग करते हैं, उनके मोबाइल फोन और उनके फैमिली मेंबर के मोबाइल फोन जो थे उनको जब्त करते हैं, और इसके बाद ये लोग सीएम केजरीवाल को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि सीएम केजरीवाल को किस वजह से पकड़ा गया। अब ऐसे ही कोई अगर इल्जाम लगा देगा तो दिल्ली के सीएम को आप थोड़ी पकड़ लोगे। इनफैक्ट सीएम केजरीवाल ने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं रखा था, उन्होंने सारे के सारे पोर्टफोलियो अलग अलग लोगों को दे रखे थे, एक साइन तक नहीं किया था उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए सीएम केजरीवाल की मुसीबत इसलिए बढ़ी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के हेड थे, और आम आदमी पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसको इस पूरे केस में इलेक्शन में फायदा हुआ पॉलिसी चेंज करा के। तो इसी वजह से एजेंसीज ने आम आदमी पार्टी के हेड सीएम केजरीवाल को मेन कल्प्रिट बनाया। संजय सिंह का केस मैंने आपको बताया था कि उनका केस इससे थोड़ा हटके था, लेकिन इसमें मेन मुसीबत जो है वो सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की है। मनीष सिसोदिया की इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पूरी पॉलिसी को बनाया था, और सीएम केजरीवाल उस पार्टी के हेड है, और अगर वो हेड ना होते, खाली सीएम होते, तो उनकी मुसीबतें इतनी नहीं बढ़ती। आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने क्लियरली बोल दिया है कि हमारे अकाउंट से किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन एजेंसीज का जो कंसर्न है वो इस चीज को प्रूव करने में नहीं है कि डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसा मिला है कि नहीं। उनका कहना है कि पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी जिसकी वजह से एक यूनिक और इनडायरेक्ट तरीके से ब्राइब ली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में फायदा हुआ और देश का जो पैसा था उसका नुकसान हुआ। और इसी पर्टिकुलर चीज को एजेंसीज जो है वो कोर्ट के अंदर प्रूव करने में लगी हुई है, और इसी वजह से गिरफ्तारी भी हो रही है। एजेंसीज ने यह भी कहा है कि उनके पास और भी प्रूफ है, अभी वो आगे रखेंगे, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पूरे केस में आम आदमी पार्टी ने भी एलिगेशंस लगाए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात हुई है। ये सारी चीजें जब कोर्ट के अंदर और डेवलप होंगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन एजेंसीज के लिए ये चीज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2G स्कैम का भी एग्जांपल देते हैं लोग कि वहां पे भी ऐसे ही हुआ था, मनी ट्रेल आखिरी तक एजेंसीज पकड़ नहीं पाई। इसी वजह से ए राजा वगैरह जो थे उस केस के एंड में छूट गए थे। लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि दिल्ली की जो जनता है वो इस पूरे गेम में सफर कर रही है, क्योंकि दिल्ली की आधे से ज्यादा जो लीडरशिप है जिनको काम करना था वो जेल